Good morning, students. Today we will discuss the science chapter 7, that is conservation of the plants and animals. कि इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स को हाउ कैन वी कंजर्व इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ साइंटिफिक टर्म्स इस चैप्टर के अंदर आती हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर प्लांट्स के बारे में पढ़ा था 6th क्लास के अंदर, 7th में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, 8th के अंदर हमने सेकेंड चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन कंजर्व द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो इसके बारे में हम बात करें कि हर हैबिटेट के ऊपर, हैबिटेट होता है लिविंग प्लेस, वहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट के अंदर अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, पॉन्ड के अंदर अलग तरह के और फील्ड के अंदर अलग तरह के, तो दैट इज़ द हैबिटेट। तो दिस डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया दैट इज़ नोन एज द बायोडाइवर्सिटी। हमारा यहाँ पे एक वर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इसकी हम बात करें। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? The wide variety of the plants and animals along with the microorganism living in a particular region is called the biodiversity। कि वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स की वाइड वैरायटी दैट इज़ लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन, जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाई जाती है, विद अलोंग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ नोन एज द बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद अगला जो वर्ड आता है दैट इज़ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है? द पार्ट ऑफ द अर्थ, द पार्ट ऑफ अर्थ in which the organisms exist with their superior life। जहाँ पे organisms हैं वो exist करते हैं अर्थ का वो पार्ट दैट इज़ known as the biosphere, उसे हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कहेंगे। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमारी कुछ और टर्म्स होती हैं जिनके अंदर सबसे पहली आती है आपकी दैट इज़ द स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज क्या है? स्पीसीज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाया जाता है, एंड विच आर सिमिलर इन करेक्टर्स, और जो करेक्टर के अंदर सिमिलर होते हैं, एंड विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। और इनकी सबसे बड़ी खास बात है कि दे कैन इंटरब्रीड, वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, दैट इज़ नोन एज ए स्पीसीज। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग की एक स्पीसीज है जिसका नाम है होमो सेपियंस। तो इसकी खास बात क्या है कि वो करेक्टर्स में एक जैसे होते हैं एंड दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, दैट इज नोन एज द स्पीसीज। उसे हम क्या कहेंगे? स्पीसीज कहेंगे। सेकेंड है आपका दैट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम की हम बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट। इकोसिस्टम क्या है? इट इज मेड अप ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट विच कैन इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं टू फुलफिल देयर लाइफ रिक्वायरमेंट, अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, सच एज द सोयल, क्लाइमेट, लाइट, वेदर। तो ये सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दैट मेक्स द इकोसिस्टम ऑफ दैट एरिया। वो उस जगह का क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। इसके अंदर आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं एंड द मेक द इकोसिस्टम ऑफ दैट एरिया। उसके बाद है आपका दैट इज़ द हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? द नेचुरल प्लेस। हैबिटेट, हैबिटेट की हम बात करें दैट इज़ द नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज इट्स हैबिटेट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल लिविंग प्लेस है उसे हम क्या कहेंगे? हैबिटेट कहेंगे ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। वो उस ऑर्गेनिज्म की क्या कहलाती है? हैबिटेट कहलाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी
डाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस यही है कि वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, कि हम सभी एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, we get leather from the animals, milk, egg, meat, all these are obtained from the animals, and the leather that make for the belts, shoes, that is, and the purse, which are also obtained from the skin of the animals. Many medicines are also obtained from the plants. Plants also provide us the wood for making the timber and the furniture for our houses. Therefore, the biodiversity is very important because we depend upon the biodiversity of a particular area. जहाँ पे biodiversity rich होती है वहाँ के people already rich होते हैं. For example, our basic requirement is the cloth. जो हमारे कपड़े हैं that is our basic requirement, तो वो भी that is also obtained from the plants. वो भी हमें किससे obtained होते हैं, plants से obtained होते हैं. उसके बाद है आपका causes of the loss of biodiversity. Causes of loss of biodiversity. कौन कौन से काजेज हैं जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। सबसे पहला इसके अंदर काज है दैट इज़ द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के बारे में आप सभी जानते हैं दैट इज़ द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल के ऊपर प्लांट्स और ट्रीज़ को कट डाउन करना हमारा क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ये डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं, टू बिल्ड द हाउसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, उन सबको बनाने के लिए वी कट द फॉरेस्ट और द ट्रीज। सेकेंड, टू गेट द वुड फॉर द फ्यूल एंड फॉर मेकिंग द फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए और फ्यूल के रूप में वुड को ऑब्टेन करने के लिए वी कट द ट्रीज। थर्ड इज द टू गेट मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। फॉर दिस एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी नीड द लार्ज अमाउंट ऑफ द फूड। फॉर दैट, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फूड वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। तो इन सभी कारणों से वी कैन डू द दैट इज द डिफॉरेस्टेशन, दैट इज आल्सो फॉर द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस का एक मेजर रीजन है। उसके बाद कुछ हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि डिफॉरेस्टेशन के कारण हमारी वो अर्थ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला है इट काजेज द सॉइल इरोजन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्री और प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं दे बाइंड अप द सॉइल पार्टिकल, वो सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ बांध करके रखती हैं। तो जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो रूट्स भी नहीं होंगे, दैट काजेज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है द मूविंग ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल from the one place to the another place by the following wind and the water is known as the soil erosion. तो trees हमारे क्या करते हैं, they prevent the soil erosion. अगर trees नहीं होंगे soil erosion process will be increase. सेकेंड है हमारा they take the carbon dioxide. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि plants take carbon dioxide and give the oxygen which is necessary for the survival of all living organism. तो अगर हमारे trees नहीं होंगे द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो इंक्रीजेज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दिस इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर दिस लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। और उसके कारण आपका क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सभी जानते हैं कि सन के अंदर जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं एंड डू नॉट अलाउ टू गो बैक इनटू द स्पेस, और उन्हें वापस स्पेस में नहीं जाने देते हैं। दीज हीट पार्टिकल्स रिमेन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड राइजेज द टेम्परेचर, और ये हीट पार्टिकल्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर लंबे समय तक रहते हैं एंड इंक्रीज द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने का
काम करते हैं। इट डज डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल। अगर हमारे ट्रीज़ नहीं होंगे तो वाटर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सोइल की वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर द वेरियस एनिमल्स एंड द प्लांट्स। ये आपके नेचुरल हैबिटेट के रूप में भी काम करते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो सर्वाइव करते हैं। जैसे कि हम बात करें गेंट पांडा दैट इज़ फाउंड इनटू द बैम्बू स्टिक्स, जो कि बैम्बू स्टिक्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो सेकेंड रीज़न है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज़ द इल्लीगल हंटिंग। जो हमारी हंटिंग है ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज़ आल्सो द इलीगल हंटिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एनिमल्स को किल करने का काम करते हैं, किसके लिए, फॉर देयर स्किन, फॉर देयर टस्क एंड फॉर देयर बोन्स, क्योंकि ये सारे आपके किस लिए यूज होते हैं, दीज आर वेरी कॉस्टली एंड फॉर यूज्ड फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स एंड द मेडिसिन्स। और इन सबको के लिए ये लोग क्या करते हैं, इलीगल हंटिंग करते हैं। द कैचिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स फॉर इलीगली, दैट इज़ नोन एज द पोचिंग, उसे हम क्या कहते हैं, पोचिंग कहते हैं। इसके अलावा दैट इज़ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट आल्सो लीड्स टू द पोल्यूशन, और इसके कारण हमारा क्या इंक्रीज होता है, पोल्यूशन। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है। जब आपका बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, इट इंक्रीजेज द पोल्यूशन ऑफ ऑल टाइप, दैट इज़ एयर, वाटर एंड द सोइल पोल्यूशन। और इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द काज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स। इसके कारण हमारे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके आने का भी ज़्यादा खतरा रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज़ द एक्जोटिक स्पीसीज। एक्जोटिक स्पीसीज, एक्जोटिक स्पीसीज़ क्या होती हैं? एक्जोटिक स्पीसीज़ वो होती हैं विच द एनिमल्स एंड द प्लांट्स बिलोंग्स टू ए प्लेस ओरिजिनली, जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग नहीं करते हैं, दे आर ब्रिंग फ्रॉम द आउटसाइड, वो कहीं बाहर से लाए गए हैं, एंड shown in the other place, they are known as the exotic species which do not belong the originally to that area। वो उस एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको हम बाहर से ला करके वहाँ पे क्या करवाते हैं, सर्वाइव करवाते हैं। they are known as the exotic species। इसका एग्जाम्पल है आपका, that is water hyacinth is a exotic species which is found into the water bodies। इसके बाद है आपका फ्लोरा एंड फोना। नेक्स्ट इज द फ्लोरा। फ्लोरा की हम बात करें, फ्लोरा और फोना दो वर्ड होते हैं। फ्लोरा के अंदर आते हैं इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स को इंक्लूड करने का काम करता है। जबकि फोना की हम बात करें, इट इंक्लूड ऑल एनिमल्स। फ्लोरा के अंदर सारे प्लांट्स आते हैं और फोना के अंदर आपके क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं। तो ये आपके फ्लोरा एंड फोना, ये आपके दो वर्ड हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल होते हैं, दैट इज़ फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा है इट इंक्लूड ऑल द प्लांट्स एंड फोना इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स। तो इन सब के लिए ये हमारी क्या कहलाते हैं, फ्लोरा एंड फोना ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। इन सबको कंजर्व करने के लिए हमारी एक सोसाइटी बनी हुई है जिसका नाम है दैट इज़ IUCN। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन of nature and natural resources। इन सब के लिए हमारी एक यूनियन बनी हुई है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IUCN। ये IUCN क्या करती है, इट वर्क्स, ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सभी स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने का, कंजर्वेशन करने का काम करती है। इसमें ये बेसिकली क्या करती है, इट मेक्स द रेड डाटा बुक।
रेड डाटा बुक। इसको ये पब्लिश कर दी है किसके लिए? फॉर द थ्रेटेंड स्पीसीज, द स्पीसीज विच आर अंडर डेंजर। जो स्पीसीज़ आपकी डेंजर के अंदर होती हैं, ख़तरे में होती हैं, उनके लिए ये आपकी क्या करती है कि आपकी एक रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। उसके अंदर उन सभी स्पीसीज़ के नाम होते हैं जो अंडर थ्रेट होती हैं, ख़तरे के अंदर होती हैं। नाउ इट इज़ नोन एज द WCN। अब इसको क्या नाम दे दिया? WCN, वर्ल्ड कंजर्वेशन, WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इन्होंने क्या किया कि सभी ऑर्गेनिजम्स को लगभग 9 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये 9 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, उन सब के बारे में, कुछ के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उनके बारे में देखते हैं, क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड यूनियन है IUCN, उसने क्या किया कि जितनी भी स्पीसीज़ हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर डिवाइडेड इनटू द 9 कैटेगरीज। उन्होंने इनको किस में डिवाइड कर दिया? 9 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया। और उन 9 कैटेगरीज़ के अंदर सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? दैट इज़ एक्सटिंक्ट। फर्स्ट है आपकी एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी हैं? जो ऑलरेडी विलुप्त हो गई हैं, विच आर नॉट प्रजेंट इन द पर्टिकुलर एनी एरिया, जो अब क्या हो चुकी हैं? द स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट फाउंड नाउ बट वंस दे वर प्रजेंट ऑन द अर्थ, लाइक डायनासोर्स एंड डोडो। जैसे कि हम बात करें, डोडो और डायनासोर्स पहले कभी अर्थ के ऊपर होते थे, लेकिन अब वो अर्थ के ऊपर नहीं हैं। दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। दूसरा है दैट इज एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वाइल्ड। दूसरा कौन सा है? एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड, जो अपनी नेचुरल हैबिटेट से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो आजकल कहाँ पाए जाते हैं? कैप्टिविटी, लाइक द जूज, एंड दैट इज़ इन द बायोस्फीयर्स, जहाँ पे जो आपके पिंजरों के अंदर इनको रखा जाता है, लेकिन ये अपनी नेचुरल हैबिटेट के अंदर क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लाइक द टाइगर्स, टाइगर्स की हम बात करें तो चीता है, ये आपके क्या हैं कि दे आर नॉट फाउंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, दे आर फाउंड इन द जू और द कैप्टिविटी, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। दे आर दीज स्पीसीज आर नोन एज द एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वाइल्ड। उसके बाद थर्ड है आपका दैट इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, द स्पीसीज दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ द बिकमिंग एक्सटिंक्ट। जो स्पीसीज हाई रिस्क के ऊपर हैं, किसके? एक्सटिंक्ट होने के, दे आर नोन एज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे कि हम बात करें दैट इज हुडेड वल्चर, मलबार लार्ज spotted cavet, pygmy hog and mountain gorilla, these are known as the critically endangered species। उसके बाद आता है आपका endangered species। endangered species कौन सी होती हैं? the species at the high risk ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट इनटू द नियर फ्यूचर, जो अभी तो प्रजेंट हैं लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर ये क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। दीज आर नोन एज द एंडेंजर्ड स्पीसीज। एग्जाम्पल के अंदर हम बात करें एशियाटिक लोयन, ब्लू व्हेल, ऑल दीज आर कम इन द गंगा रिवर डॉल्फिन, दे ऑल कम इन द एंडेंजर्ड स्पीसीज। उसके बाद है आपका वेनरेबल स्पीसीज। वेनरेबल स्पीसीज कौन सी होती हैं? द स्पीसीज दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द लो नंबर, जो अब आजकल प्रजेंट हैं लेकिन उनका नंबर क्या है? लो है। बिकमिंग एंडेंजर्ड इफ़ दे आर लाइक, उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनका हंटिंग अगर ये कंटिन्यू रहा तो दे आल्सो बिकम द एक्सटिंक्ट, दे आर नोन एज द वेनरेबल स्पीसीज। जैसे कि इंडियन राइनासोर्स, किंग कोबरा, हाइपोपोटेमस, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं? वेनरेबल स्पीसीज के अंदर आते हैं। उसके बाद है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं द स्पीसीज ऑफ plants and animals which are found in a particular area
ऑफ द अर्थ एंड डू नॉट फाउंड एनीवेयर, जो अर्थ के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाई जाती हैं, उसके अलावा और कहीं भी नहीं मिलती हैं, दे आर नोन एज द एंडेमिक स्पीसीज, उनको हम क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। जैसे कि हम बात करें, मोर देन 220 प्लांट स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार के अंदर जो आपके हैं वो आपके मोर देन 220 आपकी स्पीसीज हैं प्लांट्स की, जो केवल वहीं पे पाई जाती हैं, इसके अलावा वो अर्थ के ऊपर कहीं नहीं मिलती हैं। इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, गंगा रिवर डॉल्फिन, दैट इज़ ओनली फाउंड इनटू द रिवर गंगा, वो सिर्फ गंगा रिवर के अंदर ही पाई जाती है, इसके अलावा ये कहीं भी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ forests and wildlife, कि इनको हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। इनको कंजर्व करने का हमारा सबसे बेस्ट तरीका है दैट इज़ द एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन की हम बात करें दैट इज़ प्लांटिंग, एफॉरेस्टेशन दैट इज़ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ को लगाएं, प्लांट्स को ग्रो करें, दैट इज़ नोन एज द एफॉरेस्टेशन। सेकेंड तरीका है दैट इज़ द प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर, प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट फायर है, जब भी किसी फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है तो उसके कारण बहुत सारी स्पीसीज़ हैं दैट इज़ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे वर डेस्ट्रॉयड और द किल्ड। तो इसलिए हमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, उनको फॉरेस्ट फायर से क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। थर्ड इज़ द प्रिवेंटिंग द ओवरग्रेजिंग, प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। आपको पता है कि ओवरग्रेजिंग का मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम एनिमल्स को ग्रेज करवाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर लेकर के जाते हैं, उन सब से हमें प्रिवेंट करना चाहिए। क्योंकि जब आपके एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल प्लांट्स और द सबलिंग्स दे वर डेस्ट्रॉयड विद देयर फूड एंड दे वर ईटन बाय आल्सो द अदर एनिमल्स, क्योंकि उन एनिमल्स उन स्मॉल प्लांट्स को, बेबी प्लांट्स को खा जाते हैं या फिर वो उनके पैरों के नीचे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू प्रिवेंट द ओवरग्रेजिंग। अब वाइल्ड लाइफ के लिए हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ की हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तो था हमारा किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए। तो वाइल्ड लाइफ के लिए हमारा है सबसे पहला हंटिंग रेगुलेशन, हंटिंग रेगुलेशन। हंटिंग रेगुलेशन की हम बात करें तो हमें एनिमल्स हंटिंग को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने चाहिए, अगर कोई भी हंटिंग करता है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा कठोर से कठोर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। सेकंड है रीफॉरेस्टेशन, हमें फॉरेस्ट को दोबारा से रीफॉरेस्ट करना चाहिए। एंड थर्ड इज़ दैट इज़ द हैबिटेट प्रोटेक्शन, कि उन सबको हमें क्या करना चाहिए, हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसका सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ द रीफॉरेस्टेशन, reforestation, and the third one is the habitat protection. ये सारे हमारे क्या करते हैं, दीज आर द वेज बाई विच वी कैन प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। इसके लिए, इन सब के लिए, हैबिटेट प्रोटेक्शन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए हुए हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर बेसिकली आपकी तीन चीज़ें आती हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। सबसे पहला है आपका नेशनल पार्क, दूसरा है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और तीसरा है आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स। प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज किसके अंदर आता है, ये हैबिटेट प्रोटेक्शन के अंदर। प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर सबसे पहला आप क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स, दूसरा है आपका दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ
centuries. And third is the biosphere reserves. तो ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर आते हैं। जैसे कि नेशनल पार्क की हम बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये सारे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हुए। सबसे पहला नेशनल पार्क था आपका, दैट इज़ द सतपुरा नेशनल पार्क, जो इंडिया के अंदर सबसे पहले बनाया गया था। बायोस्फीयर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की हम बात करें तो जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी है आपकी, दैट इज़ चीका लेक बर्ड सेंचुरी है, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी है जो हरियाणा के अंदर है। इसके अलावा मधुमलाई बर्ड सेंचुरी है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स की हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। ये सारे आपके क्या हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। रेड डाटा बुक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि एक बुक होती है जिसके अंदर आपके बहुत सारे एनिमल्स जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं उन सब की एक लिस्ट होती है जिसे रेड डाटा लिस्ट कहते हैं। और उसके बाद अगला वर्ड है आपका, दैट इज़ द माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है सीजनल मूवमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल्स और द बर्ड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। इसके लिए आपके बहुत सारे बर्ड्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आर्कटिक ट्रेन और साइबेरियन क्रेन, दीज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड, जो आपने 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। तो इस तरह से आप ये पूरा लेसन अंडरस्टैंड करेंगे, रीड करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।